नमस्कार दोस्तों, एनक्रेक नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ वन टॉपिक सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी, यानी कि इम्यून सिस्टम अपना क्या है, उसके हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो आज हम पहला भाग डिस्कस करने वाला है और जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे वो मैं इस बेसिस पे करूंगा कि आपके आने वाले नॉर्सेट एग्जाम में आपके काम आए, या दूर से जो भी नर्सिंग से रिलेटेड आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपका काम आए। फिर आप सीएचओ दे रहे हो, नॉर्सेट दे रहे हो, या अदर कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह किसी के लिए भी आप प्रिपेयर करो, उसमें आपको ये हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इम्यूनिटी क्या होती है। मित्रों, इम्यूनिटी होती है कि इम्यूनिटी को हम कह सकते हैं, इट इज ए रेजिस्टेंट पावर, इट इज एन रेसिस्टेंट पावर ऑफ एन होस्ट अगेंस्ट एंटीजन। यानी कि जो भी एंटीजन होता है, एंटीजन क्या होता है दोस्तों, फॉरेन पार्टिकल, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी कितना रेसिस्टेंस दिखाती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी भी दो तरीके की हो सकती है। इम्यूनिटी भी दो तरीके की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी आपको बाई बर्थ मिलती है। बाई बर्थ यानी ये डिपेंड करती है आपके जेनेटिक मैटर मेकअप पे, डिपेंड्स ऑन जेनेटिक मेकअप। यानी कि जब इंसान पैदा होता है तो उसमें कुछ जेनेटिक मेकअप होता है। जेनेटिक मेकअप मतलब उसकी जीन्स जो है, अपने डेवलपमेंट के समय अपने जीन्स क्या बनेंगे, जीन्स जो है आपको एक कलर देंगे, आपको एक स्किन देंगे, आपकी अलग अलग तरीके की एपिथेलियम लेयर्स होती हैं, आपकी सेल्स कैसी बनेगी, डब्ल्यूबीसी कैसी बनेगी, आरबीसी किस तरह की होगी, हो सकता है सिकल सेल हो सकता है नॉर्मल हो, या किसी और तरह की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, वो सब डिपेंड करता है अपने जेनेटिक मेकअप के ऊपर। ठीक है। तो जब आदमी पैदा होता है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ इम्यूनिटी का एक बेसिक ढांचा लेके ही जन्म लेता है। ठीक है। तो बेसिक ढांचा क्या है, वो आपके किस में आएगा, इनेट इम्यूनिटी में आता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब आदमी पैदा होने के बाद, आफ्टर द बर्थ, जब वो अलग अलग एंटीजेंस के कांटेक्ट में आता है और उसकी जो बॉडी है उसके प्रति रिएक्ट करती है, एक रेसिस्टेंस शो करती है, उस एंटीजन को बॉडी में आने से रोकती है, या उसको आने के बाद उसको खत्म करती है, किल करती है, उसको भगाती है, बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो इस रिएक्शन के दौरान अपनी बॉडी एक इम्यून सिस्टम पैदा कर देती है। तो ये पूरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी देखेंगे आज के टॉपिक में हम देखने वाले इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, आज हम वो देखेंगे। इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या आएगा। अगर मैं बात करता हूं कि इनेट इम्यूनिटी आपको बाई बर्थ मिलती है, तो बाई बर्थ कौन कौन सी चीजें आपको मिलेगी। बाई बर्थ आपको मिलती है एपिथेलियल लेयर्स, यानी कि एपिथेलियम जो कवरिंग है, जिसमें आपकी स्किन आ जाएगी, जिसमें आपकी जो नेजल है, नेजोफेरिंग्स है, उसकी जो कवरिंग है, ओरल कवरिंग है, वेजाइनल कवरिंग है, एनल कवरिंग है, ये सभी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है वो आपको मिल रही है। उसके अलावा जीआई ट्रैक्ट में कवरिंग होती है, जीआई ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीजें मिलेगी नेट। अब जैसे गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड आपको ऐसा थोड़ी है पैदा होने के बाद आपको बाहर से हम इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, वो आप पैदा होने के साथ ही आपके अंदर गैस्ट्रिक एसिड बनेगा, अपने बॉडी की सेल्स ऐसे ही काम करेगी। तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी में आ गया। तो पहला होता है एपिथेलियल कवरिंग वगैरह। दूसरा हम बात करेंगे सेल्स की, सेल्स में जैसे कि डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे एंटीबॉडीज की। तो जब एक आदमी जन्म लेता है तो इन तीन तरह की चीजों को, ये क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म्स है, मतलब एक बड़ी बड़ी टर्म्स है, इसमें हम छोटी छोटी इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, इसमें किसमें क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल कवरिंग की। इसको अगर मैं लाइन बना देता हूं, तो एपिथेलियल कवरिंग में क्या क्या देखेंगे दोस्तों। एपिथेलियल कवरिंग में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमारी स्किन। पहले हम बात करेंगे स्किन का। देखो, अब जैसे कि एक बर्न का पेशेंट है और एक में रहता हूं नॉर्मल आदमी, दोनों में से ज्यादा इम्यून कौन होगा, नॉर्मल आदमी क्या होगा, ज्यादा इम्यून होगा, और ये इतना इम्यून नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बर्न वाला पेशेंट, अगर उसकी मान लो एपिडर्मिस की लेयर हट गई है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी स्किन ज्यादा प्रोन है कि उसको इन्फेक्शन अगर हो तो वो इजीली बॉडी में एंटर कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा, पस पैदा कर देगा, सुपरलेटिव इन्फेक्शन पैदा कर देगा, उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
अब यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी कई बार 10 जगह पे टच होती है, कभी इधर टच हो गई, जैसे बॉडी के ऊपर किसी तरह का कट नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड गिर गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब आपकी बॉडी क्या करती है, स्किन जो है वो आपकी प्रोटेक्शन देती है, आपको क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है एज कवरिंग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि कोई आपकी स्किन नॉर्मल है, इंटैक्ट है, ब्लड गिरा, आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बट अगर आपको बर्न है या स्किन में किसी तरह का कट है, तो जो भी ब्लड आपके ऊपर गिरेगा, अगर वो इन्फेक्टेड है, तो वो इन्फेक्शन जो एंटीजन है, जो पैथोजन है, वो ब्लड के थ्रू या स्किन के कट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर देगा। यानी स्किन कितनी जरूरी है। तो अब हम देखेंगे स्किन ऐसा क्या है जो उसको कवरिंग में प्रोटेक्शन दे रहा है। तो स्किन में आप देख देते हैं एपिथेलियम, स्किन की एपिथेलियम कौन सी होती है, जो कवरिंग है उस कवरिंग को क्या बोलेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि स्किन में यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर कौन सी एपिथेलियल कवरिंग पाई जाती है। तो हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब दोस्तों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसका मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल, मींस मल्टीपल लेयर। देखो दोस्तों 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं अगर इस वीडियो में, तो आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थ्योरी क्या है, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू सोल्व हो रहे हैं। आपको अलग से भागने की जरूरत नहीं है, बुक ढूंढ रहे हो, ये कर रहे हो, उसमें जरूरत ही नहीं, हेडेक का काम ही नहीं है। आपको बस थ्योरी देखनी है और आप फ्री हो। स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट सेल्स। ठीक है, स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट सेल्स, यानी कि मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। इसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसको मैं कैसे समझाऊं, इसको मैं समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो एक सिंगल बेडशीट लेता हूं मैं, सिंगल बेडशीट ली वर्सेस एक में लेता हूं मैट्रेस जो काफी मोटा है, जिसकी थिकनेस ज्यादा है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इजीली पेनिट्रेशन किसमें होगा, अगर मैं पानी गिराता हूं, अगर मैं सिंगल बेडशीट पे पानी गिराता हूं, तो पानी में क्या होगा, वो फिल्टर होकर निकल जाएगा। यानी कि इसमें फिल्ट्रेशन कैसा है, ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा उस लेवल का, नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, प्रोटेक्शन ये आपको बहुत अच्छे से दे सकता है। एक मैट्रेस में अगर मैं पानी गिराऊंगा तो मैट्रेस के ऊपर ऊपर ही सोल हो जाएगा, आर पार होने के चांसेस नहीं है। प्रोटेक्शन अच्छे से देगा, डिफ्यूजन और ये फिल्ट्रेशन जो है इसमें नहीं होगा। तो हम क्या समझे कि जहां पर सिंपल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम या सिंगल स्क्वेमस एपिथेलियम है, वहां पे फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या कर सकते हैं हम बात कर सकते हैं कैपिलरी की। देखो कैपिलरी क्या होती है, एक आर्टरी होती है, वो आगे जा जाके एक टुकड़ों में टूटती है, कैपिलरी लेवल पे आती है, फिर कैपिलरी सेल के साथ अपना कुछ एक्सचेंज करती है, गैसेस का या जो भी उसको एक्सचेंज करना है उसको एक्सचेंज करेगी। अभी एक्सचेंज कब पॉसिबल होगा, जब वहां पर क्या होगी, एक सिंगल लेयर होगी। ठीक है, सिंगल लेयर किसकी होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो कैपिलरी में क्या मिलता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। वैसे ही गैस एक्सचेंज आपको कहाँ देखने को मिलता है, एल्यूलाइन में देखने को मिलता है, सीरोसा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ होगी, सीधे सी बात है, सिंपल लेयर मतलब सिंगल बेडशीट, और सिंगल बेडशीट में क्या मिलेगा, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। रटने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा। और जहां प्रोटेक्शन चाहिए वहां पे क्या होगी, इस लेयर को मैं मोटा कर दूंगा, यानी क्या कर दूंगा, स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, प्रोटेक्शन अपने को कहाँ चाहिए, स्किन में चाहिए। तो स्किन में क्या मिलेगी आपको, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब दोस्तों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी दो तरह की होती है, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। केराटिनाइज वर्सेस नॉन केराटिनाइज। देखो केराटिन एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, केराटिन एक प्रोटीन होता है। अब केराटिन से क्या बनता है, केराटिन से बनते हैं हेयर्स। हम बहुत सारे शैम्पू देखते हैं, शैम्पू के जो एड चलते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, केराटिन बेस्ड शैम्पू। और लड़कियां जो है, कुछ गर्ल्स वगैरह जाती है पार्लर में, वो बोलती है मैं बालों का केराटिन करवा के आई हूं, मतलब बालों को उन्होंने प्रोटीन दिया है, केराटिन प्रोटीन दिया है।
ठीक है। तो शैम्पू भी मिलते हैं, ये मतलब क्रिएटिन का इतना कॉमन हो चुका है, तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्रिएटिन क्या एक प्रोटीन है, और क्रिएटिन जहाँ होगा वहां क्या होगा, बाल होंगे, हेयर्स होंगे। अब बॉडी में हेयर्स कहाँ मिलते हैं, आपके चेस्ट वगैरह पे सब कुछ मिलते हैं, आपके लिप्स पे नहीं मिलते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट जो आपकी बॉडी है उस पर आपको क्या मिलेगा, क्रिएटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगा, और नॉन क्रिएटिनाइज आपको कहाँ मिलेगा, ओरल म्यूकोसा, आपको एनल केनाल, वेजाइनल केनाल। अब देखो दोस्तों, ओरल मुकोसा में क्या होता है, हम कई बार गर्म खाते हैं, कई बार ठंडा खाते हैं, कुछ लोग गरम गरम कॉफी पी जाते हैं, मतलब वहां पे मैकेनिकल इंजरी होने के कितने ज्यादा चांसेस हो, ज्यादा इंजरी हो सकती है, मतलब वहां पे प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। तो वहां पे कैसी लेयर चाहिए होगी, सिंपल चाहिए होगी, सिंपल चाहिए होगी या फिर स्ट्रेटिफाइड चाहिए होगी, ऑब्वियसली स्ट्रेटिफाइड चाहिए होगी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, वहां पे मल्टीपल लेयर्स है, मतलब एक टूटी तो दूसरी, दूसरी टूटी तो तीसरी, समझ रहे हो। तो जहाँ पे प्रोटेक्शन है वहां पे क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड होगी। और क्योंकि यहाँ पे बाल नहीं होगी ओरल म्यूकोसा में, तो नॉन क्रिएटिनाइज, ये याद करने का तरीका है दोस्तों। दूसरा है एनल केनाल, स्टूल निकलता है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, फोर्स लगाते हैं ताकि वहां से स्टूल पास हो सके, मतलब वहां पे भी क्या होता है, मैकेनिकल इंजरी होती है दोस्तों। तो उस इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, वहां पे भी स्टेटिफाइड लेयर होगी, वेजाइनल केनाल, वहां पर भी क्या चाहिए अपने को, स्टेटिफाइड लेयर चाहिए। तो ये अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हम बता सकते हैं कहाँ पे स्टेटिफाइड है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, काफी इजी था। अब हम देखेंगे कि एपिथेलियल लेयर हमने देख ली स्किन की, अब मैं बात करूंगा, पहला था अपना स्किन, फर्स्ट है यहाँ पे स्किन। अब मैं सेकंड बात करूंगा, एपिथेलियल लेयर बात करूंगा रेस्पिरेटरी की। जो अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें एपिथेलियल कवरिंग कौन सी होती है और वो कैसे काम करती है। जैसे हम बात करेंगे नोज की, और मैं बात करूंगा नेजोफेरिंग्स की। तो दोस्तों, नोज में सबको पता है म्यूकस होता है, तो याद रखना दोस्तों, जहां पर म्यूकस होता है वहां पे कौन सी एपिथेलियम मिलेगी, कॉलमनर। अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट का मैंने नेजल स्वैब लिया, उसकी नाक की जो स्किन है अंदर की एपिथेलियम कवरिंग, उसको अगर मैं काटूं और उसको मैं दूरबीन के नीचे देखूं, यानी कि माइक्रोस्कोपी के नीचे देखूं, तो मुझे कैसी दिखेगी, मुझे ऐसी दिखेगी, ये कॉलमनार सेल्स होगी, कॉलम जैसी लंबी लंबी। अब इसमें कहीं न्यूक्लियस ऊपर होगा, कहीं नीचे होगा। तो अगर मैं इसको एक बार देखूंगा ना, मुझे ऐसा लगेगा, अगर मैं न्यूक्लियर के बेसिस पे देखूंगा मुझे ऐसा लगेगा ये मल्टीपल लेयर है, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, जबकि ऐसा होगा नहीं। बस इसमें क्या है, तो ये सिंपल लेयर ही, बट न्यूक्लियस किसी का ऊपर है, किसी का नीचे है, किसी का ऊपर है, किसी का नीचे है। तो मतलब मुझे सूडो एक आभासी लगेगा, यानी कि सूडो स्टेटिफाइड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सूडो स्टेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, तो नेजोफेरिंग्स में आप बोल सकते हो, या नेजल कैविटी में आप बोल सकते हो। वहां पे क्या होगा, ये होगा। अब जो म्यूकस होता है प्लस वहां पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, अब जो हेयर्स है और म्यूकस है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रैप होता है। कौन ट्रैप होता है, जो भी एंटीजन है, जो भी आपका सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। फिर इसको हम क्या करते हैं, या तो स्वेलो कर देते हैं या फिर हम कफिंग आउट, कफ आउट कर देते हैं। अब कफ आउट करने से क्या होगा कि उसको मैंने बॉडी से बाहर फेंक दिया है, तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी अपने किस में हेल्प कर रही है, इम्यूनिटी में हेल्प कर रही है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमने बाहर से नहीं लगवाई है, ये हमें इनेट मिली है, बाई बर्थ मिली है। तो हमने देख लिया बाई बर्थ हमें दूसरा क्या मिला। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट देखूंगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा क्या होता है, जीआई ट्रैक्ट होता है। अब जीआई ट्रैक्ट में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं माउथ की। तो माउथ में क्या मिलेगा दोस्तों, माउथ में मिलता है अपने को सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम आपको कहां मिलेगा, आल्सो इन टीयर्स। और ये क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। कैसी प्रॉपर्टी रखता है, एंटी माइक्रोबियल। कि पता चल गया कि सलाइवा है, अपने मुंह में जो भी सलाइवा, जो भी मैं खाऊंगा उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन है तो उसको कौन मार सकता है, वहां पे लाइसोजाइम मार सकता है। उसके अलावा सलाइवा में मिलता है आपको आईजीए। दोस्तों आईजीए क्या होती है, आईजीए को बोला जाता है आल्सो नोन एज सिक्रेटरी एंटीबॉडी।
सिक्रेटरी एंटीबॉडी, सिक्रेटरी एंटीबॉडी एंटीबॉडी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट बॉडी की जितने भी सिक्रेशंस है, जैसे कि टीयर्स हो गए, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस हो गए, सलाइवा हो गया, इन सभी सिक्रेशंस में अपने को क्या मिलता है, आईजीए मिलता है। ठीक है, अब आईजीए आगे तो एक चीज हम डिस्कस और करेंगे, एक हम बात करेंगे पोलियो वैक्सीन की बात करता हूं दोस्तों। पोलियो वैक्सीन दो तरह की होती है, एक होती है साल्क, एक होती है सबाइन। देखो दोस्तों, साल्क में लास्ट में के आ रहा है, के फॉर किल्ड। साल्क वैक्सीन जो होती है वो होती है किल्ड वायरस वैक्सीन। किल्ड वायरस कौन सा यहाँ पे, पोलियो वायरस। और सबाइन जो है वो लाइव एट्यूनेटेड वायरल वैक्सीन। अब देखो दोस्तों, एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने बोला कि साहब मुझे पोलियो की वैक्सीन लगवानी है, अगर मेरे पास ओपीवी नहीं है, ये ओरल पोलियो, अगर ओपीवी लाइव वाली नहीं है मेरे पास, तो उस कंडीशन में अगर मान लो मैंने उसको पेशेंट को लेटाया और मैंने पेशेंट को आईएम लगा दिया साल्क वैक्सीन यानी कि आईपीवी, उसको बोलते हैं ओपीवी। ओपीवी बोलते हैं लाइव को, आईपीवी बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोलते हैं किल्ड को। तो किल्ड का दूसरा नाम होता है साल्क। साल्क के एंड में आ रहा है के फॉर किल्ड, ये याद रखना है। अब उस पेशेंट को जब मैं आईएम लगाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि पोलियो के वायरस के अगेंस्ट क्या होगा, उसमें इम्यूनिटी तो पैदा हो जाएगी, बट उसमें ये लगाने के बाद क्या होगा कि जो उसको इंटेस्टाइन है, उस पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है, वहां की जो आईजीए है वो एक्टिवेट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उस पेशेंट की अगर मैं आईएम लगाता हूं साल्क वैक्सीन, तो क्या नहीं होता है, आईजीए इज नॉट एक्टिवेटेड। कहां पे एक्टिवेट नहीं होगी दोस्तों, इन इंटेस्टाइन। और हमें पता है कि जो पोलियो वायरस होता है वो फीको ओरल रूट से फैलता है। अब अगर इस पेशेंट के इंटेस्टाइन में कहीं से भी पोलियो वायरस का कुछ भी फ्रेगमेंट रह जाता है, तो जब वो स्टूल पास करेगा तो कहीं ना कहीं वो फीको ओरल रूट की एक चेन चल जाएगी, तो क्या होगा, यानी पोलियो वायरस जो है वो ट्रांसमिशन की चेन में आ जाएगा, वो आगे से आगे फैलेगा। इसलिए आईपीवी क्या करता है, आपको आईपीवी प्रोटेक्शन देता है, बट इंटेस्टाइनल पोलियो के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे जीआई ट्रैक्ट में और क्या होता है। जीआई ट्रैक्ट में दूसरी चीज होती है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस में क्या होता है, आपका एससीएल होता है। तो दोस्तों ये जो एससीएल है, अब एससीएल की पीएच कितनी होती है, लगभग 2 से 3 होती है। मतलब इतना एसिडिक सिक्रेशन है, कोई बैक्टीरिया वैसा बेचारा कैसे जिंदा रहे। तो दूसरा क्या हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तीसरा जीआई ट्रैक्ट में क्या देखने को मिलता है, फ्लोरा देखने को मिलता है। अब फ्लोरा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी में ग्रो करते हैं। जब फ्लोरा आपकी बॉडी में ग्रो करता है तो ये क्या करता है, ये अपनी ग्रोथ को इतना बढ़ा देता है कि दूसरे जो बैक्टीरिया आते हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। या ऐसे बोलते हैं, जैसे हम लाइन में खड़े हैं तो हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी इतना धक्का मुक्की करते हैं कि जो बंदा पीछे है वो पीछे ही रहे, दूसरे बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ नहीं कर पाए। और इसलिए माइक्रोफ्लोरा अपने लिए क्या काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया को भी ग्रोथ नहीं होने देते। तो कुल मिला के माइक्रोफ्लोरा एक अच्छी चीज है। पर अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए, बट इफ यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, बट इफ यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फ्लोरा है ये आपको क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। जो अभी तक इन्फेक्शन नहीं कर रहा था, आपको क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। बट आपकी इम्यूनिटी कम हो गई तो यही फ्लोरा आपको इन्फेक्शन कर देंगे। तो इस इन्फेक्शन को बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी कि अवसरवादी इन्फेक्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे आई। तो आई में दोस्तों ऐसी कौन सी चीज है जो हमें बाई बर्थ मिलती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो होते हैं आपके टीयर्स। टीएस में मैंने बोला था एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बोला था हर सिक्रेशन में एक एंटीबॉडी होती है जिसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं, वो कौन सा होता है, आईजीए। तीसरा मैं बोलूंगा टीएस में मिलता है लैक्टोफेरिन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखो लैक्टो का मतलब होता है मिल्क, जैसे लैक्टोज, लैक्टोज क्या होती है,
मिल्क शुगर, यानी कि जहां पे लेक्ट वर्ड आ रहा है वो किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। तो ये लेक्टो किससे रिलेटेड हो गया, मिल्क से रिलेटेड हो गया। और फेरिन का मतलब होता है आयरन बाइंडिंग। अगर मैं इसको फेरिटीन कर दूंगा तो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है एक तरीके से। तो अब ये लेक्टोफेरिन क्या करता है, ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ये क्या करता है कि ये भी एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, मतलब आयरन को बाइंड करता है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन में कुछ कमी लाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है। लेक्टोफेरिन की दोस्तों टैबलेट्स वगैरह भी मिलती है मार्केट के अंदर, मार्केट में मिलती है लेक्टोफेरिन की टैबलेट। क्यों, क्योंकि ये काफी एंटी इंफेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए कुछ लोग इसको खाते भी हैं। और ये लेक्टोफेरिन कहाँ मिलता है, आल्सो इन ब्रेस्ट मिल्क। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ना आए, कोई कैजुअली भी पूछ ले के लेक्टोफेरिन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए। फिर मैं दोस्तों बात करूंगा, आई हो गया, अब हम बात करेंगे जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट अगर मैं बोल रहा हूं तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है, यूरिन। देखो यूरिन क्या करता है, फ्लश आउट करता है बैक्टीरिया को। अगर आपकी यूरिथ्रा में कोई तरह का बैक्टीरिया या पैथोजन प्रेजेंट है, तो जब यूरिन फ्लश आउट, यूरिन जब निकलेगा वो अपने साथ साथ उसको फ्लश आउट कर देगा, बैक्टीरिया को कर देगा। इसका मतलब यूरिन क्या कर रहा है, आपके लिए एक इनेट इम्यूनिटी का काम कर रहा है, ये आपको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा मैं अगर बात करूं फीमेल में, तो वेजाइनल पीएच की बात करता हूं। तो वेजाइनल पीएच कैसी होती है दोस्तों, एसिडिक होता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार ये भी पूछते हैं कितनी पीएच होती है। तो 3.8 टू 4.5, 38 से 45, ये क्या होती है, ह्यूमन की वेजाइनल पीएच होती है। वेजाइनल पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। अब क्वेश्चन आता है कि एसिडिक क्यों होती है, वेजाइनल पीएच जो है वो एसिडिक क्यों होती है ये बताएंगे। तो इसके लिए क्या है, एक होता है लैक्टो एसिड बेसिलाई, एक होता है लैक्टो एसिड बेसिलाई, ये एक बैक्टीरिया होता है लैक्टो एसिड बेसिलाई। ये लैक्टो एसिड बेसिलाई क्या करता है दोस्तों, ये करता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसका करता है, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन क्या है दोस्तों, एक शुगर है। एक क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोजन के बारे में, ग्लाइकोजन एक शुगर है। ग्लाइकोजन क्या होता है, एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ये भी पूछते हैं कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है, तो क्या है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज कहाँ का स्टोर रहती है, लिवर में एंड मसल्स में। आप चाहो तो साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, एग्जाम के टाइम रिवीजन में काफी काम आएगा। हम सिर्फ यहाँ इम्यूनिटी नहीं पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी चीजें हैं उसको भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के बारे में क्वेश्चन है, तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है, लिवर में मिलता है, आपको मसल्स में मिलेगा। इसका फर्मेंटेशन कौन करता है, लैक्टो एसिड बेसिलाई करता है, जिसकी वजह से एसिडिक पीएच होती है वेजाइना की। एसिडिक पीएच क्यों होती है, क्योंकि इसका फर्मेंटेशन होता है। जब फर्मेंटेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड कब बनेगा, जब एनएरोबिक फर्मेंटेशन या एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का। ये हम समझ गए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सेल्स की, मैंने आपको लिखाया था सेल्स और एंटीबॉडी। अब मैं बात करूंगा सेल्स की। सेल्स किस तरीके से अपनी बॉडी को इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। सेल्स की जब मैं बात करूं तो अपने दिमाग में आता है सबसे पहले डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स ही क्या करते हैं, हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स भी दो तरह की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। अब देखो, तो ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है और ग्रेन्युलोसाइट कैसा है, ये मैंने कैसे पता किया कि ग्रेन्युलोसाइट है, ये ग्रेन्युलोसाइट है। मैंने क्या किया, एक आदमी का ब्लड लिया, उसको मैंने सेंट्रीफ्यूज किया। जब सेंट्रीफ्यूज किया, वायल के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है, तो एक 3 लेयर बन गई। ये बन गई लेयर उसकी सीरम की। एक व्हाइट लेयर बन गई जिसके अंदर मिली उसके अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये बन गई उसकी आरबीसी। ठीक है, हम देखना, आप अगर कोई लैब में जाओ तो आप पेशेंट का सैंपल विड्रॉ करो, उसको सेंट्रीफ्यूज कराओ। सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद पता चलेगा कि पेशेंट का ब्लड जो है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। सबसे नीचे रेड रहेगा जिसके अंदर आरबीसी रहेगी, पतली सी एक व्हाइट रिंग बनता है जिसमें आपको मिलती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। व्हाइट रिंग में ऊपर जो एक
वाटर जैसा लिक्विड जैसा पार्ट रहेगा वो होता है आपका सीरम होता है। ठीक है, अब इस व्हाइट रिंग को मैंने जब एक स्लाइड पे लिया और उस पर मैंने अलग अलग डाई डालना शुरू किया, क्या डालना शुरू किया, डाई। जैसे कि एक एसिडिक डाई डालूंगा, एक बेसिक डाई डालूंगा। अगर वो रेड कलर देगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ये एसिड को प्यार करता है, यानी कि एसिडोफिल है। अगर वो ब्लू कलर दे रहा है तो बेसोफिल है। अगर वो कोई कलर नहीं दे रहा यानी न्यूट्रल है तो न्यूट्रोफिल है। ठीक है, तो मतलब हमें पता चला कि इन ग्रेन्यूल्स के कलर देने पे, यानी कि ये किस रिएजेंट को, किस डाई को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींच के रखते हैं, उस बेसिस पे इनको नाम दिया गया। एसिडोफिल दिया गया, बेसोफिल दिया गया, न्यूट्रोफिल दिया गया। हाईएस्ट काउंट होते हैं न्यूट्रोफिल के 50 to 70%। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट होते हैं 4000 to 11,000 पर mm3। ठीक है, अब इस 4000 to 11,000 में अगर मैं सिर्फ ग्रेनुलोसाइट को देखूं, उसमें भी अगर मैं देखूं कि इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट किसका होता है तो न्यूट्रोफिल का होता है। न्यूट्रोफिल का बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन आता है दोस्तों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है, तो न्यूट्रोफिल से। कितना काउंट है, 50 से 70%। एसिडोफिल्स या इसको बोला जाता है इयोसिनोफिल्स भी इसको बोलते हैं, इसका काउंट कितना है 1 to 4%। बेसोफिल्स का काउंट कितना है 0 to 1%। बेसोफिल्स किस में होती है, रिएक्शंस में, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है उसमें हमें देखने को मिलता है बेसोफिल का काउंट बढ़ा हुआ। और इयोसिनोफिल या एसिडोफिल का काउंट किसमें देखने को बढ़ा हुआ मिलता है, पैरासाइटिक इंफेक्शंस जो होते हैं, पैरासाइट जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गए, ये जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गए और उसकी आप सीबीसी देखोगे तो उसमें आपको इयोसिनोफिल या एसिडोफिल का काउंट 1 से 4% से या तो ज्यादा दिखेगा या लगभग 4% के आसपास दिखेगा। वहीं पे अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो आईजीई बड़ी हुई मिलेगी आपको, बेसोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। न्यूट्रोफिल कब होगा, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आपकी बॉडी में लड़ने के लिए कौन सी डब्ल्यूबीसी आएगी, न्यूट्रोफिल आएगी। ये ग्रेनुलोसाइट होगी। अब मैं बताऊंगा आपको ए ग्रेनुलोसाइट क्या होती है। दोस्तों अब हम देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स, हम इसमें दो चीजें देखेंगे, एक देखेंगे मोनोसाइट और एक देखेंगे लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। ये फेगोसाइटिक सेल्स होती है। मोनोसाइट कब बोलेंगे, जब जैसे कि हम देखते हैं कि हिमेटोपोइसिस यानी कि कंप्लीट ब्लड फॉर्मेशन बॉन मैरम हुआ, रेड बॉन मैरम हुआ, वहां से अलग अलग डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग सेल्स बनती है डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की, प्लेटलेट्स की। उनमें से एक बनेगी मोनोसाइट। जब तक ये ब्लड में है तब तक उनको बोला जाएगा मोनोसाइट, और जब ये टिश्यूज में चली जाएगी तो उनको बोला जाएगा मैक्रोफेजेस। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं लीवर में, तो लीवर में मैक्रोफेजेस को बोलते हैं कुपर सेल्स। ये हमें पता चल गया। वहीं पे अगर मैं स्किन का बोलूंगा तो स्किन में आपको क्या मिलेगा, ये लैंगरहैंस सेल्स। अगर मैं बात करूंगा ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की बात करूंगा तो वहां पे आपको मिलेगी माइक्रोग्लिया। ये क्या होती है दोस्तों, फेगोसाइटिक सेल्स होती है। अब मैं बात करता हूं अगर लंग्स की, तो लंग्स में दोस्तों मिलती है आपको एल्यूलाई टाइप थर्ड सेल। एल्यूलाई में लंग्स में आपको तीन तरह की सेल मिलती है, एल्यूलाई 1, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 को दोस्तों बोलते हैं न्यूमोसाइट सेल्स। न्यूमोसाइट सेल क्या होती है, एल्यूलाई में जो मेन सेल्स होती है, जो लगभग 90 to 95% उसका कॉन्स्टिट्यूएंट करती है, वो होती है एल्यूलाई टाइप 1। टाइप 2 सेल क्या होती है, ये सर्फेक्टेंट रिलीज करने का काम करती है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, सर्फेक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एल्यूलाई को कोलेस होने से बचाता है, यानी एटीलैक्टिस होने से बचाता है, एटीलैक्टिस होने नहीं देता है। टाइप 3 क्या करती है, मैक्रोफेजेज होती है, यानी एक तरीके की मोनोसाइट होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट दोस्तों बी सेल होती है और एक होती है टी सेल। ठीक है, तो अब टी सेल में क्या होता है, टी सेल जो है इसका प्रोडक्शन देखेंगे, एक इसका टी सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है और उसका मैच्योरेशन कहाँ होता है, दो चीज देखेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछते भी हैं। तो प्रोडक्शन तो होता है इनका बोन मैरो में और मैच्योरेशन होता है इनका थाइमस में। वहीं पे बी सेल जो होती है
इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? इनका प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में, और इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? ये भी बोन मैरो में ही देखने को मिलता है। अब मैं बात करूंगा एंटीबॉडीज की, कि एंटीबॉडीज क्या होती है। दोस्तों जो ये बी सेल्स हैं, ये बी सेल्स ही क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है। दे मेड, ठीक है, तो ये बी सेल ही क्या कर रही है? आपकी एंटीबॉडीज बनाती है। बी सेल क्या करती है? अपने आप को ग्रो करती है। बी सेल्स अपने आप को ग्रो करके बनाती है प्लाज्मा सेल्स। अब यही प्लाज्मा सेल्स क्या करती है? आपकी एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आज तक का अपना ये टॉपिक था, और जो अभी मैंने लगभग इनेट इम्यूनिटी में बारे में आपको डिटेल में, और कुछ चीजें जो मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ उनको मैंने काफी अच्छे से फिर भी बताया है आपको। जैसे लिम्फोसाइट्स वगैरह है, डब्ल्यूबीसी, काफी बड़ा टॉपिक है ये, इसको मैं अलग से क्लास लूंगा, आपको समझाऊंगा। अभी जितना बताया वो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और आप चाहे तो हमारे एनक्रेक नर्सिंग क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं।